नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया था वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में पढ़ा था कि भाई वैदिक काल की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी, उसका भौगोलिक विस्तार है वो क्या था, कहाँ कहाँ पर जो आर्य थे वो बसे हुए थे, आर्यों ने किस प्रकार अपनी जो भूमि है उस पर धीरे धीरे विस्तार करना जो शुरू किया था। फिर अपन ने दो प्रकार के कालखंडों में विभाजित कर दिया था वैदिक काल को। एक तो ऋग्वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था। उसके साथ साथ अपन ने वैदिक काल के जो साहित्य पढ़े थे कि भाई किस प्रकार साहित्यों की रचना की गई थी। आज अपन बात करते हैं कि वैदिक काल के अंदर का जो राजनीतिक जीवन है या उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार बनी हुई थी। तो जब राजनीतिक जीवन अपने दिमाग में आते ही कौन सी चीज आती है कि भाई राजनीति में क्या क्या हो सकता है, राजनीति में क्या क्या हो सकता है। तो आज बात करते हैं वैदिक काल की राजनीतिक जीवन, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन शब्द आते ही अपने सामने आता है कि भाई राजनीतिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार रही, कि भाई न्याय कैसे दिया जाता था, जो कानून है वो किस प्रकार बनाए जाते थे, जो परिवार है उनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा था, या जो जनपद बने जन बने उस वक्त उनका संचालन है वो किस तरीके से किया गया था। ये सारी चीजें अपन राजनीतिक जीवन के अंदर देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो किस प्रकार है, उनको विचार है वो कौन प्रदान करता है, सेना है उस वक्त वो यदि थी तो अगर सेना है उसका संचालन है वो किस प्रकार किया जा सकता है। ये सारी चीजें अपन राजनीतिक जीवन के अंदर देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो राजनीतिक जीवन के अंदर कि भाई उस वक्त सारे लोग जो थे वो कबीलों के रूप में रहते थे। कैसे रहते थे? कबीलों के रूप में। सारे के सारे वो क्या है? कबीले हैं। अब इस जो कबीले हैं उन कबीलों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है क्या है? छोटी इकाई, जिसे अपन क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार। या जिसे अपन कहते हैं कुल। क्या कहते हैं? कुल। जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? परिवार और कुल है कबीलों की। अब अपन जानते हैं कि जो परिवार है उसमें सबसे जो परिवार का मुख्य होता है वो कौन होता है? पिता होता है। तो जो परिवार और कुल है उसके मुखिया को किस नाम से जाना गया था? उसे जाना गया था कुलप के नाम से। किस नाम से जाना गया? कुलप के नाम से जाना गया था। अब परिवार जो है अलग अलग संयुक्त परिवार प्रथा थी उस वक्त, वो अपन सामाजिक जीवन के अंदर पढ़ेंगे। अब जो ये परिवार है या जो कुल है वो क्या कर रहे थे? समूह बना रहे थे। क्या बना रहे थे? समूह बना रहे थे। अब ये जो कुल है वो समूह बना के किस रूप में रहे या उन्हें उस इकाई को किस नाम से जाना गया? तो जो कुलों ने समूह बनाया उसे कहा गया ग्राम। उसे क्या कहा गया? ग्राम। एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि जो ये ग्राम है वो आज का गांव नहीं है। जो आज के अपने गांव की परिभाषा होती है या जो अपन आज का गांव समझते हैं वो ये गांव नहीं थे उस वक्त। उसमें केवल और केवल कुल एक ही कुल के लोग हैं वो साथ रहते थे। उसे किस नाम से जाना गया था? ग्राम के नाम से जाना गया था। अब जो गांव का मुखिया है उसे किस नाम से जाना गया? उसे जाना गया ग्रामणी के नाम से। उसे किस नाम से जाना गया? ग्रामणी के नाम से। अब इस ग्रामणी का क्या कार्य है वहां पे? जो कुल है उस कुल के अंदर ग्रामणी का क्या कार्य होता है? तो इस ग्रामणी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नागरिक प्रशासन का कार्य। क्या कार्य है? नागरिक प्रशासन का कार्य। गांव में जो ग्राम है उस गांव की संचालन की जो व्यवस्था है वो सारा कौन देखेगा? ग्रामणी देखेगा। और दूसरी जो इसकी व्यवस्था थी वो थी सैनिक व्यवस्था। क्या है? सैनिक व्यवस्था। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अपन पहले कि वैदिक काल के अंदर जो सेना है, वैदिक काल के अंदर की सेना की व्यवस्था किस प्रकार हुई थी? क्या वहां स्थायी सेना थी या नहीं थी? तो वैदिक काल के अंदर अपन देखें अगर शुरुआत की जो ऋग्वैदिक काल है उस ऋग्वैदिक काल के अंदर जो सेना है उसका कोई स्थायी सेना नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी सेना नहीं है। अब इस स्थायी सेना नहीं होने का कारण क्या है कि भाई स्थायी सेना उन्होंने
क्यों नहीं बसाई हुई थी, या स्थायी सेना क्यों नहीं रखी? तो स्थायी सेना नहीं रखने के दो कारण कि भाई स्थायी सेना है वो किस वजह से नहीं रखी गई। जो पहला कारण है स्थायी सेना नहीं रखने का, कि जो कबीले हैं, क्या है, कबीले, वो सारे के सारे ज्यादातर कैसे हैं, अस्थायी है। कैसे हैं, अस्थायी। अब ये कबीले अस्थायी क्यों रह रहे थे, तो स्थायी रूप से भी तो रह सकते थे। तो अपन देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था उसका जो मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है, कबीलों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या होता है, पशुचारण होता है। क्या होता है, पशुचारण होता है। अब इस पशुचारण की वजह से क्या है कि कबीले कहीं एक स्थायी जगह पर बसे नहीं, लगातार जहां घास के मैदान उन्हें प्राप्त हो रहे थे वहां पर वो चले जा रहे थे। इस वजह से इन्होंने स्थायी सेना का निर्माण एक तो नहीं किया था। अब जो दूसरी सेना, स्थायी सेना निर्माण नहीं करने का कारण कि भाई जो कबीले हैं उन कबीलों के अंदर जो भूमि है उस भूमि से उन्हें कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई स्थायी कर व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं है वहां पर, स्थायी कर व्यवस्था नहीं है। अब देखो जब स्थायी कर व्यवस्था नहीं होगी तो उससे क्या होगा, स्थायी कर व्यवस्था जब अगर नहीं होगी, अगर मान लो जनपद जो जन है, राजा जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, या जो कबीले हैं, जो लोग अपने पास सैनिक के रूप में अगर रखे उसको, अगर देने के लिए वेतन नहीं होगा तो क्या लोग नौकरी कर पाएंगे वहां पर उनके पास? तो स्वाभाविक सी बात है वो नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थायी कर व्यवस्था के अभाव के कारण क्या है, वहां पर स्थायी कर व्यवस्था का अभाव है। इस स्थायी कर व्यवस्था के अभाव के कारण किसी भी प्रकार की स्थायी सेना का निर्माण वहां पर नहीं हो पाया। अब जो अपन बात कर रहे थे कि तो फिर इस सैनिक व्यवस्था या जो ग्रामणी है उसका क्या काम था, तो ग्रामणी ने क्या किया कि जो अपने कुल के जो सदस्य थे, क्या है, अपने कुल के सदस्य, कुल के सदस्य, उनका उपयोग किस में किया, सैनिक रूप में किया, कि जब आवश्यकता पड़े, क्या हो, आवश्यकता हो, तो वो किस रूप में भी कार्य कर सके, सैनिक रूप में भी कार्य कर सके। तो ये उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया था। तो दो चीज देखी अभी अपन ने, पहली क्या है, कुल है, और दूसरी ग्राम है। ग्राम का जो मुखिया होता है वो क्या है, ग्रामणी है। अब इस कुल और ग्राम के बाद अगला क्या है, पहला पड़ा कुल, उसके बाद आया ग्राम। अब इन ग्राम के जो समूह बने, कि भाई जब गांव को, ग्राम जो अलग अलग थे उनको एक साथ इकट्ठा किया तो उससे बना विश्व, उससे क्या बना, विश्व बना। अब कुल के जो मुखिया है, या जो मुखिया, उसे अपन कुल के मुखिया को तो क्या कहा, कुलप। ग्राम के मुखिया को क्या नाम दे दिया, ग्रामणी। ग्रामणी क्या कार्य कर रहा है, तो दो प्रकार के कार्य देखे, एक तो था नागरिक प्रशासन का, और दूसरा है सैनिक व्यवस्था। अब उसके बाद जो अगला है वो क्या है, विश्व। तो विश्व के मुखिया को कहते थे विश्वपति। क्या कहते थे, विश्वपति। अब इन विषयों के जो समूह है उनको जब मिला दिया गया तो उससे क्या बना, उससे बना जन। उससे क्या बना, जन बना। अब इस जन के मुखिया को क्या कहा गया, जनपति कहा गया। क्या कहा गया, जनपति कहा गया था। अब देखो ये जो जनपति है वो क्या है, या उसने किस प्रकार वैदिक काल के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो अगर अभी तक अपन ने देखा कि जो सेना है वो क्या है, वहां पर अस्थायी है, सेना कोई है नहीं वहां पर। अब ये जनपति है वो क्या कर रहा था, या जनपति का कार्य है वो क्या है, इस जनपति की भूमिका है वो क्या रही वहां पर। तो जनपति ने अपने आप को एक तो कह सकते हैं कि राजा भी कहा, जनपति ने अपने आप को क्या माना, राजा माना। अब इस जनपति के क्या कार्य रहे, या ये जनपति क्या काम कर रहा था। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, जनपति है वो कबीले जो हैं उन कबीलों का प्रमुख व्यक्ति था। क्या था, प्रमुख व्यक्ति था। अब जो ये कबीले आपस में युद्ध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अपन ने पढ़ा था ना कि आर्य जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वैदिक काल के अंदर पढ़ा ना कि आर्य क्या है, आर्य अपने आप को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आर्य क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ। तो लगातार आपस में युद्ध चलता रहा उनके बीच बीच में भी। तो जो जनपति है उसका मुख्य कार्य क्या है,
तो जो युद्ध है, उस युद्ध में नेतृत्व करना, क्या करना है? युद्ध में नेतृत्व करना है। राजा जो खुद है या जनपति जो खुद है, वो युद्ध में भाग लेता था। तो पहला काम तो क्या है? वो कबीले का प्रमुख है। दूसरा क्या है? युद्ध में नेतृत्व कर रहा है। देखो, जनपति या जो राजा है, वो क्या अभी तक पढ़ा ना, कोई भूमि पर उनकी स्थायी प्रवृत्ति नहीं रही। तो जो चारागाह थे, जो पशु चारागाह, अब वैदिक काल के अंदर जो अपन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो युद्ध हुए, वो युद्ध ज्यादातर किस लिए हो रहे थे? युद्ध किस लिए लड़े गए भाई? उस वक्त साम्राज्य को लेकर तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि वो युद्ध लड़ सके। तो उन युद्धों का प्रमुख कारण क्या है? वो युद्ध किस लिए हुए? तो जो ऋग्वैदिक काल के युद्ध हो रहे थे, वो ज्यादातर थे पशुओं के लिए। क्या किसके लिए है? पशुओं के लिए। कारण क्या था? कि उस वक्त जो वस्तु विनिमय है, वो पशुओं के द्वारा ही होता था। और गाय जो है उस वक्त सबसे पवित्र मानी गई थी। गाय है वो क्या है? सबसे पवित्र है। ऋग्वैदिक काल के अंदर गाय को बहुत प्रमुख माध्यम वस्तु विनिमय का भी माना गया और पवित्र भी माना गया था। तो ये जो गाय है, एक मारवाड़ी के अंदर शब्द आता है गवाड़ी। क्या है? गवाड़ी। इस गवाड़ी का मतलब क्या होता है? गवाड़ी का अर्थ है कि भाई पहले के जमाने में पशु पालन सब करते थे। तो जिसके घर पे सबसे ज्यादा गायें हैं, या जिसके घर के आसपास जो पालतू पशु है, उनमें सबसे ज्यादा जहाँ गायें होती थी, उसको क्या कहा जाता था? गवाड़ी कहा जाता था। या उसका गांव के अंदर प्रभुत्व अपन कह सकते हैं माना जाता था कि भाई इन्हें इतनी बड़ी गवाड़ी है, इन्हों मतलब कहीं है कि इनका ने इतनी ज्यादा गाया ही। तो ये गायें ही उस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा कारण था कि पशुओं को लूटा जाता था। पशुओं की क्या थी वहां पर? लूट थी। तो ये जो जनपति है, वो क्या कार्य करता था? इन पशुओं की लूट से रक्षा करना। किसकी? तो कबीले की रक्षा करना था। अब आगे देखें क्या है कि अभी जो जनपति है, अभी अपन ने पढ़ा ना कि पशुओं की लूट का कार्य है वो उनसे सुरक्षा है वो जनपति कर रहे हैं। अब देखो, जनपति जो है वो साथ ही साथ जो भूमि है, उस भूमि का, जैसे आज ऋग्वैदिक काल के बाद का जो अपन टाइम देखते हैं, उसमें सारी भूमि का स्वामित्व या मालिक किसे माना गया था? राजा को माना जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर जो जनपति है अथवा राजा जो है, उसे भूमि का स्वामी नहीं माना गया। भूमि का स्वामी नहीं था। उस वक्त की जो सारी भूमि है, वो कैसी थी? तो उस वक्त की सारी भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व था। कैसा स्वामित्व था? सामुदायिक स्वामित्व था वहां पर। तो ये मुख्य रूप से इसका जनपति का कार्य रहा था। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ऋग्वेद के अंदर जो जन है, क्या है? जन। इस जन का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। सबसे ज्यादा ये, अगर ऋग्वेद के अंदर किसी एक शब्द का जो उल्लेख होता है, वो होता है जन का। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ऋग्वेदिक जो साहित्य है, जो वैदिक काल है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो शब्द काम में लिया गया, सर्वाधिक जो शब्द काम में लिया गया, वो कौन सा है? तो वो है आपका जन। वो कौन सा शब्द है? जन शब्द है। अब ये कितनी बार आया, तो इसका आंकड़ा याद रख सकते हो, 275 बार। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो है अग्नि। एक है इंद्र। अग्नि और इंद्र, इन शब्दों का भी वहां पर बहुत बार प्रयोग में लाया गया था। इंद्र जो है वो दूसरे नंबर पे है, अग्नि है वो तीसरे नंबर पे थी वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि और इसमें क्या क्या प्रावधान है। अभी एक चीज देखी थी कि युद्ध, क्या देखा था? युद्ध देखा था। तो युद्ध से एक ऋग्वेद के अंदर बहुत प्रसिद्ध युद्ध आता है। ऋग्वेद के अंदर बहुत फेमस युद्ध है,
प्रसिद्ध युद्ध है? जिसे कहा गया था 10 राज्य युद्ध, या इसको कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध। क्या कहा जाता है? 10 राजाओं का युद्ध। अभी तक जो चीज देखी थी अपन ने कि युद्ध है वो पशुओं की लूटपाट को लेकर मचे हुए थे, लेकिन ये जो युद्ध था ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर, किसमें है? 7वें मंडल में इसका वर्णन किया हुआ है। क्या होता है कि उस वक्त एक प्रसिद्ध राजा होते हैं जिसका नाम है राजा सुदास। क्या नाम है उनका? राजा सुदास। इन राजा सुदास के एक बहुत प्रसिद्ध पुरोहित, उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है उनका? विश्वामित्र। राजा सुदास के पुरोहित होते हैं विश्वामित्र। अब राजा सुदास क्या करता है कि जो विश्वामित्र है उनको पुरोहित के पद से हटा देते हैं और उनकी जगह अपना पुरोहित नियुक्त करते हैं वशिष्ठ को। किसको नियुक्त करते हैं? वशिष्ठ को। तो अपना पद होने के बाद विश्वामित्र क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और इस नाराजगी का राजा सुदास से बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो बाकी वाले जन थे उस वक्त, उन जनों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने एक 10 राजाओं का समूह बना लिया। क्या कर लिया उन्होंने? राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ बना लिया। क्या कर लिया? 10 राजाओं का संघ बना लिया था। अब इस संघ के अंदर कौन कौन आए? उस संघ के अंदर 5 तो थी आर्य जातियां। 5 तो क्या है? आर्य जातियां। और 5 है अनार्य। 5 कौन है? अनार्य जातियां। इनको मिलाकर जो पुरोहित है इन सब का, वो बनते हैं विश्वामित्र। वो कौन बने? विश्वामित्र। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में दोनों अलग अलग संघ बना लिए। एक तरफ राजा सुदास है और दूसरी तरफ कौन है? 10 राजाओं का संघ है। इस संघ का जो नेतृत्व करता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो करते हैं पुरु जन के राजा। पुरु जन के राजा। अब इसमें 5 जो आर्य है वो कौन कौन है? तो 5 आर्य नाम याद रखो तो अच्छी चीज है। अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और एक का नाम है ध्रुवीय। तो ये 5 आर्य उनके साथ आते हैं और 5 अनार्य जनजातियां हैं वो भी सम्मिलित होती है। अब इन्होंने मिलकर आपस में युद्ध लड़ा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये किस नदी के किनारे पे हुआ। क्या है? जो ये युद्ध है वो किस नदी के किनारे पे हुआ? तो ये जो नदी है वो थी रावी। जो इसका प्राचीन नाम पहले अपन ने पढ़ा था ना, परसुनी। क्या नाम था? परसुनी। परसुनी नदी के किनारे पे ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के अंदर राजा सुदास की विजय हो जाती है। क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। राजा सुदास ये युद्ध जीत जाते हैं। राजा सुदास के युद्ध जीतने के बाद इस जन का नाम होता है भरत। क्या नाम है इनका? भरत। और इसी भरत के नाम पे अपने जो देश है उसका नाम भारत पड़ा। जो भारत का नामकरण किया गया वो इसी के नाम पर किया गया था। अपने जो देश का नाम है वो इस भरत जन के नाम पे किया गया था। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये युद्ध जो था, इसमें से जो प्री में सवाल आते हैं, आरपीसी ने भी पूछ रखे हैं, नेट में भी आते हैं, फर्स्ट गेट के एग्जाम में भी आते हैं, और जो कंपटीशन के वनडे एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, उन सब में ये सवाल बहुत बार आ रखा है। सबसे पहली चीज कि जो 10 राज्य युद्ध है वो कौन से ऋग्वेद के मंडल के अंदर है? तो 7वां था। किसके बीच हुआ? तो राजा सुदास और 10 जनपद थे। 10 जनपद जो थे उनका
नेतृत्व है वो किसने किया, तो पुरुजन ने किया था उसका नेतृत्व। और किस नदी के किनारे हुआ, तो वो था रावी नदी के किनारे पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो चीज आई वो थी कि अभी तक जो पढ़ा अपन ने ऋग्वैदिक काल के अंदर, देखा था कि भाई चार जो इकाइयां हैं उनकी वो कौन कौन सी होती है। अब इन इकाइयों का काम क्या था, या इन इकाइयों पर नियंत्रण है वो कैसे रखा जाता था, कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण कैसे किया जाए। राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण है वो कैसे किया जाए। जैसे आज अपने पास वर्तमान की अगर बात करें, तो वर्तमान के अंदर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं अपन, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब जो चीजें हैं अपने यहाँ पे कौन निर्धारण करता है, कानून है वो कौन बनाता है, कानूनों का संचालन कौन करता है, और उन पर न्याय का कार्य कौन करता है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं पॉलिटी के अंदर। अब यही चीज उस वक्त किस प्रकार बनी हुई थी, या ऋग्वेद के अंदर, जो ऋग्वेद के साहित्य है उसके अंदर ये चीज अपने को कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, कि राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका निर्धारण कैसे चला। तो वहां पर तीन शब्द आते हैं अपने पास, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी। सबसे पहली है वो है विदत, क्या नाम है उसका, विदत। दूसरा जो है वो है सभा, और जो तीसरा है वो है समिति। ये तीन प्रकार की वहां पर संस्थाएं हैं। तीन संस्थाओं का वहां वर्णन आता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले है विदत, दूसरा है सभा, तीसरा है समिति। अब ये विदत क्या थी, तो ऋग्वेद के अंदर, वैदिक काल के अंदर जो सबसे प्राचीन जो संस्थान है, सबसे प्राचीनतम जो संस्थान है वो क्या है, विदत है। अब इस विदत में कौन से लोग सम्मिलित थे, तो विदत के अंदर जो सबसे बुजुर्ग हैं कबीले में, वो सारे लोग विदत के अंदर आते थे। अब इस विदत का कार्य क्या है, ये विदत क्या कार्य करेगी, तो विदत का मुख्य कार्य क्या है, तो अभी अपन ने देखा था कि जो जन है वो क्या कर रहे थे, युद्ध हो रहा था इनके बीच। अब युद्ध में ये क्या करते थे, लूटपाट करते। अब लूटपाट के बाद जो माल आया, क्या है, माल। अब इस माल का बंटवारा कैसे किया जाए, भाई घर परिवार में भी जब कोई सामग्री लानी होती है या जो संपत्ति है उसका बंटवारा करना है, तो अपन किसके पास जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं अपने परिवार के। तो ये जो विदत है उस वक्त के बड़े बुजुर्गों की संस्था थी। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या था, कि युद्ध के अंदर जो लूटपाट का सामान होगा वो उसका निपटारा कौन करेगा, तो बताया गया वो निपटारा विदत करेगी। कौन करेगी, विदत करेगी। दूसरा कार्य क्या है इसका, पहला काम तो हो गया कि भाई युद्ध का जो माल है उसका निपटारा करना। उसके अलावा इसका क्या काम हो सकता है, तो इसने कहा कि भाई जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय का अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा, विदत लेगा। क्या करेगा, ये न्याय का भी कार्य करेगा। अब अगली चीज जो आती है वो है कि इस विदत का एक फैक्ट है कि ये 122 बार इसका प्रयोग किया गया है वैदिक काल के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि भाई 122 जो प्री के दृष्टिकोण से देखें या एसआई वगैरह है, उनमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विदत शब्द है वो कितनी बार प्रयोग में लिया गया है, तो 122 बार ये काम में लिया गया है। उसके बाद जो अगला आता है वो है सभा। सभा क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सभा, तो अपने यहाँ पे भी एक दो सभाएं चलती है, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। राज्यसभा में कौन से सदस्य जाते हैं और लोकसभा में कौन से सदस्य जाते हैं, तो अपन देखते हैं, पता है अपने को। एक तो क्या है, राज्यसभा है और दूसरी लोकसभा है। राज्यसभा में कौन से सदस्य जाते हैं, जो लोकसभा के अंदर नहीं चुने जाते, या लोकसभा में सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन के भय से जो इलेक्शन में नहीं जाते हैं, और राजनीतिक जिनकी अप्रोच होती है, जो विशिष्ट लोग होते हैं, अलग अलग श्रेणियों के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान जो हैं, वो किसमें जाते हैं, राज्यसभा के अंदर जाते हैं। और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं वो सारे लोकसभा में जाते हैं। तो उसी प्रकार सभा और समिति थी वहां पर, कि सभा के अंदर क्या था, कि जो विशिष्ट नागरिक हैं, विशिष्ट नागरिक, ये सब किसके अंदर चुने जाएंगे,
सभा के अंदर। तो विशिष्ट नागरिकों का जो समूह था वो क्या था? सभा था। अब इस सभा का क्या कार्य है? इस सभा का क्या कार्य था? तो सभा महत्वपूर्ण रूप से क्या करती थी कि जो दार्शनिक विचार है, क्या है? दार्शनिक विचार, राजा को सलाह मशविरा करना, सलाह मशविरा। इस सलाह मशविरा का जो कार्य था वो सारा कौन करता था? जो सुझाव है वो कौन देते थे? सभा देती थी। अब इस सभा के द्वारा क्या राजा का निर्वाचन होता था? या जो जन अपन ने पढ़ा उस जन का जो प्रमुख जनपति है उसका निर्वाचन में कुछ योगदान था या नहीं था? तो ऐसा है कि जो जन है उस जन के जनपति को निर्वाचन करने में इस सभा का ज्यादा योगदान नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचन नहीं करती थी। जनपति के ऊपर जो सबसे ज्यादा नियंत्रण जो था वो किसका था? समिति का था। कि राजा का जो चुनाव है, अब अगले एक चीज और देख लेते हैं समिति के अंदर पहले, कि जो समिति है उसमें सदस्य कौन होंगे? नहीं, जो सदस्य हैं वो कौन होंगे? तो जो समिति है उसमें क्या था कि जो जन है उस जन के जो सभी वयस्क नागरिक हैं, वयस्क नागरिक, चाहे उसमें पुरुष हो या महिला, वो सारे के सारे किस में आते थे? समिति के अंदर आते थे। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो समिति का मुख्य कार्य था जो जनपति है या जो राजा है उसका निर्वाचन करना। उसका क्या करना? निर्वाचन करना और उसको पदमुक्त करना। उसको क्या करना? पदमुक्त करना। अब शुरुआती जो ऋग्वेदिक काल था उसके अंदर क्या आता है कि ऋग्वेद के शुरुआती समय के अंदर ऐसा है कि वहां पर जो जनपति का पद है, जनपति अथवा राजा, ये जो पद है वो था वंशानुगत। क्या हो गया था? धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। फिर भी उसका निर्वाचन और पदमुक्त करने का जो अधिकार था वो किसके पास था? समिति के पास था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट राजनीतिक जो संस्थान थी उस वक्त वो कौन सी थी? समिति थी। कौन थी? समिति थी। अब इस समिति के अध्यक्ष जो था, इसका एक अध्यक्ष होता था, उसे कहा जाता था ईशान। उसे किस नाम से जाना जाता था? ईशान के नाम से। समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना गया? ईशान के नाम से जाना गया था। अब जो ये सभा और समिति है, जैसे विदत है वो 122 बार आया है, उसी प्रकार सभा और समिति का भी प्रयोग कितनी बार किया गया है? ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सभा का जो प्रयोग है वो कितनी बार किया गया है। तो सभा है वो 8 बार आई है। कितनी बार है? 8 बार। जबकि समिति है वो कितनी बार है? 9 बार। समिति कितनी बार थी? तो समिति है वो 9 बार थी। तो ये ऋग्वैदिक काल की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है विदत, दूसरी है सभा और तीसरी है वो क्या है? समिति। तीनों के कार्य देख लिए। पहले का कार्य क्या था? निपटारा करना और न्याय का कार्य। दूसरा क्या है? दार्शनिक विचार और राजा को सलाह मशविरा देना कि काम कैसे करना है। और जो तीसरा है समिति, उसका क्या काम था? कि जनपति और जो राजा है उसका निर्वाचन करना और पद मुक्त करना। तो ये 3 कार्य हैं वो सबसे ज्यादा किसके हैं? 3 कार्य अलग अलग अपन ने देखे कि विदत के क्या काम है, जन का क्या काम है और सॉरी सभा का क्या काम है और समिति का क्या काम है। अब आगे देखते हैं, ये सारी व्यवस्था है वो है ऋग्वैदिक काल की। किसकी है? ऋग्वैदिक काल की। अब आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। देखो अब उत्तर वैदिक जो काल है उसमें क्या हो रहा है? अभी तक जो अपन ने राजनीतिक इकाइयां पढ़ते हुए आ गया है कि सबसे पहले क्या है? कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन। अब देखो आगे क्या परिवर्तन आया है या उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो ऋग्वैदिक काल है, क्या है? जो ऋग्वैदिक काल था, उस ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या व्यवस्था है या किस प्रकार बदलाव आने की संभावना बनी? ऋग्वैदिक काल के अंदर अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये कैसी, यहाँ सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हो रहा था?
ताम्र का प्रयोग हो रहा था या तांबे का प्रयोग हुआ था। और जो कृषि है वो ज्यादा उन्नत अवस्था में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते आते जो कबीले हैं इनका जो भौतिक विस्तार देखा था अपन ने, वो क्या देखा था कि मध्य गंगा घाटी में आ चुके थे। कहाँ आ चुके थे? मध्य गंगा घाटी में। मध्य गंगा घाटी। अब इस मध्य गंगा घाटी में आने से क्या परिणाम हुआ या क्या प्रभाव पड़ा उत्तर वैदिक काल के अंदर? तो उत्तर वैदिक काल के अंदर दो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आए, वो पहला बदलाव ये था कि अब यहाँ आते आते लोहे का प्रयोग करना मनुष्य सीख चुका था। सबसे जो महत्वपूर्ण क्रांति जो मनुष्य के जीवन में आई, वो किसके द्वारा संभव हो पाई? लोहे के द्वारा। अब इस लोहे को जो क्रांति है क्या है? देखो, सवाल अगर पूछा जाए मेंस के अंदर कि भारतीय इतिहास के अंदर लोहा है, लोहे के प्रयोग क्या है के द्वारा मानवीय जीवन में किस प्रकार क्रांति आई या कौन कौन से बदलाव संभव हो पाए, वो देखते हैं अपन एक बार उसको। कि देखो लोहे के द्वारा क्या क्या संभव हो सका। कि जैसे ही लोहे का प्रयोग करना मनुष्य ने सीखा उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते, सबसे पहले जो अथर्ववेद है क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है ये एक। अथर्ववेद के अंदर लोहे का प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम उल्लेख अपने को प्राप्त होता है। कहाँ होता है? अथर्ववेद के अंदर। और लोहे के जो प्रमाण प्राप्त हुए, लोहे के सबसे ज्यादा जो प्रमाण है वो है यूपी के अंतरंजी के खेड़े के अंदर। वैदिक काल के अंदर अपन ये चीजें देखते हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि भाई लोहे ने ऐसा क्या बदलाव लाया? तो जो कबीले हैं अभी तक क्या है, कबीलों से लास्ट में आते आते अपन देखते हैं क्या बनता है, जन बना हुआ था। अब ये कबीले युद्ध लगातार लड़ रहे हैं। अभी तक जो औजार बने वो सारे कैसे थे? ताम्र औजार थे। लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग हुआ, अब इस लोहे के प्रयोग से जो औजार हैं उन औजारों में क्या परिणाम या परिवर्तन संभव हुआ? तो अब जो औजार बनाए जाने लगे क्या है, औजार, वो किसके थे? लोहे के थे। औजार किसके बनने बनाए जाने लगे अब? लोहे के। अब इन लोहे के औजारों से क्या परिणाम निकला कि अब युद्ध है वो, युद्ध कैसे हो गए? तीव्र हो गए। युद्ध कैसे हुए? तीव्र हो गए। तो युद्ध आसानी से लड़े जाने लगे और आसानी से दूसरे पे कब्जा करने की जो कोशिश है, जिसके पास हथियार लोहे के होंगे वो आसानी से युद्ध जीत सकते थे। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो क्या था? औजारों का। अब दूसरा जो प्रभाव पड़ा मनुष्य के जीवन में लोहे का, वो था कृषि पे। वो किस पे है? कृषि पे। अब कृषि पे कैसे प्रभाव पड़ा? अभी तक जो अपन ने देखा वो था कि जो कृषि की जाती है उसके लिए हल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हल का प्रयोग किया जाता है। हल के लिए जो ऋग्वैदिक साहित्य है उसमें दो प्रकार के शब्द काम में आते हैं। एक तो आता है लांगल, वो किसके कहा गया? हल को कहा गया। और दूसरा आता है सीरा। दूसरा शब्द क्या है? सीरा। ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे थे? हल के लिए। प्रारंभिक जो हल है वो सारे किसके बने हुए थे? लकड़ी के। किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। अब इस लकड़ी के हल से हल की जगह अपन प्रयोग में लाना शुरू करते हैं लोहे का। किसका? लोहे का। अब इसका क्या परिणाम आया? तो देखो, जो कृषि करते हैं अपन, भूमि को जोतते हैं। अगर लकड़ी का हल है अपने पास, तो लकड़ी के हल से क्या होगा कि लकड़ी के हल के कारण जो भूमि है उस भूमि को गहराई तक जोतना संभव नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी टूट जाती है। कंक्रीट, जो कंक्रीट भूमि है या जो पहाड़ वगैरह है, क्या उन पर कृषि की जा सकती है लकड़ी के हल से? तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अब दूसरा, पहली चीज तो हो गई कि हल को भूमि लकड़ी के हल से गहराई तक जोतना संभव नहीं था। तो पहला क्या है लकड़ी के हल का दुष्परिणाम? कि भाई जो लकड़ी का हल होगा उससे भूमि
गहरी नहीं जोती जा सकती, गहरी नहीं जोती जा सकती। और दूसरा क्या है कि अगर अपन भूमि को गहरा नहीं जोतेंगे तो उससे क्या होगा कि नमी जो है भूमि की, जो भूमि की नमी है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। जब भूमि की नमी का अपन उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या कृषि पैदावार ज्यादा हो पाएगी क्या? तो कृषि पैदावार अधिक उत्पादन संभव नहीं होता था। अब दूसरा क्या है कि अभी अपन ने देखा था ना कि औजार जो है वो किस प्रकार काम आए। जो जंगल है क्या है, मध्य गंगा घाटी के अंदर जंगल क्या है, जंगल। अब जब अपने पास औजार अच्छे होंगे लोहे के तो जंगलों की कटाई करना आसान होगा ना। जब औजार तीव्र हुए, धार उनकी अच्छी मिलने लगी, मजबूत बनने लगे तो जंगलों की सफाई करना आसान हो गया। तो अब अपने पास कृषि के लिए भूमि क्या हुई, अधिक मिलना प्राप्त हो गई। तो यहाँ आते आते जंगलों का कटाई करना संभव हुआ। अब जब जंगल काटे अपन ने तो अपने पास क्या आई, भूमि प्राप्त हुई। अपने को क्या हुई, भूमि। इस भूमि पर कृषि कार्य करना क्या हुआ, संभव हुआ। कारण क्या है कि भूमि सारी की सारी मध्य गंगा घाटी के आसपास की है जहां घने जंगल थे, सिंचाई के पर्याप्त रूप में अपने को संसाधन वहां पे प्राप्त हो सकते थे। तो अब इस भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, तो उस भूमि पर अपन हल है अपने पास लोहे का तो आसानी से जोत सकते थे। अब देखो आगे क्या हुआ, इन दोनों प्रयोगों से कि जो लोहा है उसके प्रयोग से, लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, एक तो सबसे पहली चीज युद्ध आसान हुए। दूसरा कृषि कार्य सरल हुआ। कृषि कार्य सरल में से देखा अपन ने भूमि को अधिक गहराई तक जोत सकते हैं। इससे क्या हुआ, तो भूमि की नमी प्राप्त हुई जिससे पैदावार बढ़ेगी। ये चीज देखी। अब जो औजार हैं, इन औजारों से क्या संभव हो पाया, तो औजारों से अपन ने देखा जंगल काट सकते हैं। जंगल काटे तो क्या हुआ, भूमि अधिक प्राप्त हुई। अब जब भूमि अधिक प्राप्त होने लगी तो वहां पर कृषि कार्य अधिक संभव था। जब कृषि अधिक होगी तो निश्चित तौर पे पैदावार क्या हो जाएगी, अधिक होगी। क्या होगा वहां पर, पैदावार अधिक होगी। अब जब मनुष्य के पास भूमि आने लगी, पैदावार अधिक होने लगी। अभी तक जो वैदिक काल के अंदर अपन ऋग्वैदिक में देखते हैं कि जो कृषि थी उस कृषि का क्या परिणाम था कि कृषि केवल और केवल अपनी आवश्यकता जितनी है उतनी ही उत्पादन कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे अधिशेष उत्पादन होने लगा। अभी पैदावार जब अधिक होगी तो यहाँ क्या होगा, कृषि अधिशेष होगी। क्या होगी यहाँ पर, कृषि अधिशेष। क्या होगा, कृषि अधिशेष होगा। अब इस कृषि अधिशेष के क्या परिणाम निकलते हैं कि भाई जैसे ही कृषि अधिशेष हुई, अभी तक वैदिक ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या देखा था कि जो अस्थायी प्रवृत्ति है, कबीलों की प्रवृत्ति कैसी थी, अस्थायी प्रवृत्ति है। लेकिन जब अब आपके पास कृषि अधिशेष है तो आपको उसकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी। अभी तक केवल युद्ध लड़े जा रहे थे, वो किस चीज के लिए थे, पशुओं के लिए थे। लेकिन अब धीरे धीरे युद्धों की जो प्रवृत्ति है या युद्धों के जो कारण है उसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कि अब अभी तक जो मुख्य व्यवसाय है या उनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, पशुओं की सुरक्षा था या पशुपालन करते थे। लेकिन अब उनके पास जैसे जैसे भूमि बढ़ने लगी, कृषि कार्य में उनकी रुचि बढ़ने लगी, पैदावार अधिक हुई, तो यहाँ आते आते इनका जो मुख्य व्यवसाय है, क्या है, मुख्य व्यवसाय, वो क्या हो गया, कृषि हो गया। क्या हुआ, कृषि हुआ। अब कृषि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थायी बसना पड़ेगा कि आप वहीं पर परमानेंट
रहो तब आप अच्छी कृषि कर सकते हो। अब अब क्या होगा कि जैसे ही जो जन है, क्या है, जन, अब इन जन ने क्या किया, एक साथ आना शुरू कर दिया कि भाई अपन ज्यादा से ज्यादा भूमि पर कृषि कार्य कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आते आते जन है वो किस में बदलना शुरू हो गए, जनपद। वो किस में बदलना शुरू हो गए, जनपद में बदलना शुरू हो गए थे। और यही जनपद जो है आगे जाते जाते 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों के रूप में सामने आते हैं, महाजनपद बनते हैं। और इसी महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण का नाम दिया गया था। इस महाजनपद को क्या नाम दिया गया, द्वितीय नगरीकरण। इसे किस नाम से जाना गया, द्वितीय नगरीकरण। तो देखो मेंस में अगर पूछा जाए ऐसे कि लोहे की क्रांति से द्वितीय नगरीकरण कैसे संभव हुआ था, या द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका क्या हो सकती है, या लोहा किस प्रकार मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेके आया, तो ये चीज जो है वो लोहे के कारण ही द्वितीय नगरीकरण पॉसिबल होता है। कैसे, तो ये सारी चीज अपन ने देखी कि भाई किस प्रकार छोटे छोटे उपायों के द्वारा जो जन थे उन्होंने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया था। तो अगर यहां तक बात करें कि लोहे के प्रयोग से द्वितीय नगरीकरण कैसे पॉसिबल हुआ था, अब आगे बढ़ते हैं कि जो जन बने, जन से कहां तक आगे, जनपद तक। जन से कहां आगे, जनपद तक। कि जो कुल है, कुल से आगे ग्राम, ग्राम से आगे विश्व, विश्व से आगे जन, और जन से आगे जनपद। क्या है, जनपद। अब देखो इस जनपद के कारण राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव आते हैं। अब इस जनपद ने क्या किया, अभी तक देखा था कि भाई जो जन है वो किस प्रकार रह रहे थे और जनपद है वो किस प्रकार है। अब जनपद ने क्या कर दिया, स्थायी रहना शुरू किया। भूमि पर नियंत्रण, भूमि पर क्या करना शुरू कर दिया, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब भूमि पर नियंत्रण अगर करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भाई भूमि पर कब्जा करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सैनिकों की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सैनिकों की। अभी तक क्या था, अस्थायी सेना थी, भाई जब आवश्यकता पड़ी पशुओं की लूटपाट की, लूट लेते थे, और सुरक्षा करनी होती तो कर लेते थे। लेकिन अब जब भूमि पर नियंत्रण करना है अगर आपको, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्थायी सेना बनानी पड़ेगी। स्थायी सेना कब बनेगी, स्थायी सेना बनेगी तो आपको उसको देने के लिए पेमेंट भी तो चाहिए। क्या चाहिए, वेतन चाहिएगा आपको देने के लिए। तो अब ये सैनिक जो है, उस सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए जो जन है, उस जन का आकार जैसे जैसे बड़ा होने लगा। अब उस राजा का, पहले तो छोटा कबीला था तो उस पर राजा आसानी से नियंत्रण कर सकता था, लेकिन अब राजा को बड़ा जो जनपद है उस पर नियंत्रण करना है या उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, तो कुछ तो उसे बड़ा करना पड़ेगा कि आसानी से लोग उसकी बात को मान सके। तो राजा ने यहाँ आते आते क्या कर लिया, जो जनपद है, इस जनपद के अंदर जो राजा होता था या जो जनपति है, इस जनपति और राजा ने अपने आप को देवीय उत्पत्ति दी। क्या दी, देवीय उत्पत्ति। देवीय उत्पत्ति क्या होती है, देवीय उत्पत्ति का मतलब होता है कि राजा ऐसा मानता था कि भाई मैं ही देवता हूं, जो मेरा जन्म हुआ है वो आपकी सुरक्षा के लिए हुआ और मुझे किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। अगर मैं खुश नहीं रहा या जो आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका अनिष्ट होना तय है। तो इस भय से लोग क्या होते थे, उनके साथ आसानी से जुड़ सकते थे। तो उन्होंने देवी उत्पत्ति वहां पे लेना शुरू कर दी। और देवी उत्पत्ति का प्रभाव क्या पड़ा कि लोग अब आसानी से उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। अब इस देवी उत्पत्ति से जो राजा है, इस राजा ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी। क्या करनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी उपाधियां, राजाधिराज, महाराज, सम्राट, ये सब उपाधियां पढ़ते ही अपन, ये महाजनपद सॉरी अपने उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते शुरू हो जाती है। अब आगे देखेंगे कि वेतन है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। अब जो राजा उपाधि ले रहे थे या जो राज्य था उस वक्त, वो राज्य किस प्रकार उसका विस्तार होता है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर
क्या है? उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल के अंदर चारों दिशाओं के अंदर, ये आपकी उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, इन दिशाओं में जो जनपद थे, उन जनपदों ने क्या किया? अपने आप को अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। अपने राजा को अलग नाम से पुकारते थे, अपने राज्य को अलग नाम से पुकारते थे ये लोग। तो जो सबसे पहला है उत्तर, उत्तर के अंदर जो जनपद थे, इन जनपद अपने आप को कहते थे वैराज्य। क्या कहते थे? वैराज्य। कि हमारा जो राज्य है वो क्या है? वैराज्य है। और हमारा जो राजा है वो क्या है? विराट है। हमारा राज्य क्या है? विराट है। उस ये तो है राज्य, और ये थी उसकी उपाधि राजा की। ये क्या है? राजा की उपाधि थी। अब प्रत्येक दिशा के अंदर उस वक्त क्या था? अपन जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई यज्ञ करना उस वक्त के राजाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी, या राजाओं का एक काम भी था कि वो बड़े बड़े यज्ञ करे। तो उत्तर दिशा के अंदर जो यज्ञ किया जाता था, या जो वैराज्य था, उसके अंदर जो युद्ध किया गया उसे कहा जाता था पुरुषमेध। उसे किस नाम से जाना गया? पुरुषमेध। पुरुषमेध यज्ञ। इस पुरुषमेध यज्ञ का मतलब क्या है? कि राजा किसी पुरुष की बलि युद्ध के अंदर देता था, और अपना प्रभुत्व, राजा अपनी जो मनोकामना है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ के अंदर किसकी बलि देते? पुरुष की बलि देते थे। तो विराट पुरुष तो याद रख सकते हो, विराट कोहली पुरुष ही है, तो आसानी से याद रह सकता है। पुरुष है वो उत्तरी राज्य के अंदर, जो वैदिक काल का उत्तरी भाग था, उसके अंदर किस नाम से जाना गया? वो वैराज्य के नाम से। राजा क्या है? विराट है। और यज्ञ कौन सा था वहां पर? पुरुषमेध यज्ञ था। अब आते हैं मध्य में। ये है अपना सेंटर। क्या है? सेंटर है। तो जो बीच वाला भाग था उसे किस नाम से जाना गया? राज्य के नाम से। किस नाम से जाना गया? राज्य के नाम से। और ये राज्य था, इसके जो जनपद का जो मुखिया था, उसका उपाधि है वो क्या है? राजा। उसकी उपाधि क्या है? राजा। और ये राजा ये जो यज्ञ करता था वो था राजसूय यज्ञ। वो कौन सा यज्ञ है? राजसूय यज्ञ करता था। तो ये तो सिंपल सी है, तीन ही र है, राजा, राज्य और राजसूय यज्ञ। अब उसके बाद जो अगला आता है वो है अपना पूर्व के अंदर। पूर्व में भारत का सबसे महानतम सम्राट कौन है? अशोक। किस दिशा में उसका साम्राज्य था? तो अपन पता है पटना। पटना भारत के किस दिशा में? मगध जो था, मगध साम्राज्य का ही था वो। तो मगध है वो किस दिशा में था? भारत के पूर्व दिशा में था। तो भारत का जो महानतम सम्राट जो बना, जो महानतम साम्राज्य जो अपन जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से निकले? पूर्व दिशा के अंदर से निकले थे। तो पूर्व के अंदर जो राज्य है उसे किस नाम से जाना गया? साम्राज्य के नाम से। पूर्व में किस नाम से जानते थे? साम्राज्य के नाम से। और इस साम्राज्य को जो राजा होता था उसे जानते थे सम्राट के नाम से। उसे किस नाम से जानते थे? सम्राट के नाम से जानते थे। और ये जो सम्राट जो था वो वहां पर एक यज्ञ करता था। क्या करता था? यज्ञ। उस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ। क्या नाम था उसका? वाजपेयी यज्ञ। इस वाजपेयी यज्ञ में क्या हो रहा था? वाजपेयी यज्ञ का मतलब होता था रथों की दौड़। रथों की दौड़ करवाई जाती थी, कि अलग अलग साम्राज्य के अंदर जितने भी जन हैं वो सारे अपने रथ वहां पे लेके आते और दौड़ करवाते, और राजा के समक्ष अपनी अधीनता स्वीकार करते थे। उसे किस नाम से जाना गया था? वाजपेयी यज्ञ के नाम से जाना गया था। अब अपने पीछे बचे दो। अब चलते हैं दक्षिण के अंदर। तो अपने को पता है दक्षिण में भोजन बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण में क्या प्रसिद्ध है? भोजन प्रसिद्ध है। तो दक्षिण के अंदर जो राज्य होता था उसे कहा जाता था भोज्य। उसे किस नाम से जानते हैं? भोज्य के नाम से जानते हैं। और उसके राजा को कहा जाता था भोज। सिंपल सा है, भोज्य से भोज याद रख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और
इसमें जो यज्ञ था, अभी पढ़ा था ना कि भाई दक्षिण में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, भोजन प्रसिद्ध है। तो यज्ञों के अंदर किसकी आहुति दी जाती थी, जो खाद्यान्न पदार्थ है या पेय पदार्थ जो थे, जो इच्छाओं के लिए औषधि वगैरह जो थी, वो सारी की सारी यज्ञ के अंदर आहुति दे दी जाती थी। तो उसे कहते हैं सर्वमेध यज्ञ। उसे किस नाम से जानते हैं, सर्वमेध यज्ञ। जिसके अंदर खाद्यान्न पदार्थों की आहुति दी जाती है, वो था आपका सर्वमेध यज्ञ। तो दक्षिण में भोज्य हो गया, भोजन हो गया, और राजा था उसे किस नाम से जानते थे, भोज के नाम से। और यज्ञ जो किया जाता था वो कौन सा था, सर्वमेध यज्ञ था। अब आते हैं पश्चिम के अंदर, कि पश्चिम के अंदर जो राजा है उसका क्या काम था, या उसका नाम क्या था। तो पश्चिम में जो राजा था, राज्य था, वो कहलाता था स्वराज्य। वो क्या था, स्वराज्य। जैसे अपन आधुनिक भारत में पढ़ते ही हैं, सबसे पहले जो स्वराज्य की मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये कहाँ से थे, तो मुंबई महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र भारत के किस इलाके में, तो पश्चिम दिशा के अंदर है महाराष्ट्र अपने। तो वहां से जो राज्य होता है उसे किस नाम से जानते हैं, स्वराज्य के नाम से। और इसके राजा की जो उपाधि थी वो क्या थी, स्वराट। तो ऐसे क्या बन गया, स्वराट बन गया। और जो यज्ञ किया जाता था वो था अश्वमेध यज्ञ। वो कौन सा यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। अब इस अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि भाई राजा जो है वो अपना घोड़ा खुला छोड़ता था, और घोड़ा जहां तक जाता, वो घोड़ा जहां तक गया वहां सारा का सारा जो राज्य है या जो स्थान है वो राजा के अधीन मान लिया जाता था। अगर किसी को राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है तो वो घोड़े को रोक ले, और राजा उससे फिर युद्ध करता, और युद्ध में अगर जीत जाता तो वो सारा राज्य किसके अधीन आ जाता, राजा के अधीन। तो वहां पर कौन सा यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था। तो ये जो सारी व्यवस्था थी वो किसमें थी, उत्तर वैदिक काल के अंदर, कि जो जनपद बने उन्होंने किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। तो जैसे दो प्रसिद्ध जनपद जो वहां पे थे, जैसे भरत और तुरु है, उन्होंने मिलकर एक नया कुरु साम्राज्य के नाम से जनपद है वो बना लिया था। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर आती है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो था वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंदर 3 और 4 चीजें वो महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली चीज तो अपन ने क्या पढ़ी थी कि भाई वैदिक काल के अंदर जो इकाइयां है वो कौन कौन सी रही, कि कुल है, ग्राम है, विषय और जन थे। और उत्तर वैदिक काल में वहां एक क्या जुड़ गया, जनपद जुड़ गया था। और दूसरी चीज पढ़ी वो था 3 संस्थाएं, कौन कौन सी, विदत, सभा और समिति। और जो लास्ट में एक चीज देखी वो था कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो अलग अलग साम्राज्य है या जो राज्य बने, उनके राजा है वो किस उपाधि से जाने जाते थे, कौन सा यज्ञ करते थे, और राज्य है वो किस नाम से जाना गया था। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर दिशा के अंदर जो राज्य है वो किस नाम से जाना गया। मिलान करना आता है कि भाई पश्चिम दिशा है वो कौन से राज्य के साथ थी, या वहां के राजा का नाम क्या था। ये सारी की सारी जानकारी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर वैदिक काल के अंदर प्राप्त होती है। इसके बाद अपन अगली क्लास में देखते हैं, पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन।